हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके एकेडमी में। मैं ब्रजेश कुमार आज आप सभी के सामने कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा। तो देखो, ब्लॉक डायग्राम होता क्या है। ब्लॉक डायग्राम के द्वारा हम कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेस को समझने का काम करते हैं। वर्किंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम देख लें कि ब्लॉक डायग्राम होता क्या है। ठीक है, तो ये है हमारे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में हम कंप्यूटर की उन सभी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे जिनसे मिलकर के कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहली यूनिट हमारी होती है इनपुट यूनिट, दूसरी होती है आउटपुट, तीसरी होती है मेमोरी, चौथी सीयू और पांचवी होती है एएलयू। तो इन 5 यूनिट से मिल करके हमारे कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेस कार्य करती है। अब कार्य कैसे करती है ये भी देखने की बात होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट यूनिट के द्वारा, यानी कि इनपुट यूनिट में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनके द्वारा हम अपने डाटा को मेमोरी में भेजने का काम करते हैं। मतलब जब भी हम इनपुट करते हैं तो डाटा हमारा कहाँ जाता है, मेमोरी में जाता है। ठीक है, मेमोरी में जाने के बाद डाटा, जब मेमोरी के पास डाटा आ जाता है तो मेमोरी क्या करती है, मेमोरी सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट, इसको सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट को इन्फॉर्म करती है कि मेरे पास इस प्रकार का डेटा आया हुआ है प्रोसेस करने के लिए, तो क्या मुझे आगे इस पर क्या करना है। तो सीयू जब मेमोरी के द्वारा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद वो क्या करता है, वो मेमोरी को आदेशित करता है मेमोरी को, तो निर्देश भेजता है कि आपको ये डेटा कहाँ भेजना है। तो अब आपको अगर पता हो कि कंप्यूटर में जो एएलयू यूनिट होती है उसका मेन काम होता है कि जितने भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन होते हैं वो कहाँ किए जाते हैं, एएलयू में किए जाते हैं। अब जो डाटा मेमोरी के पास आया है उस पर कोई प्रोसेस करना है कि नहीं करना है, मतलब कोई उसमें अर्थमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन करना है या नहीं करना है। यदि करना होता है तो सीयू मेमोरी को निर्देश देता है कि डेटा को कहां भेज दो, डेटा को एएलयू के पास भेज दो। जब डेटा एएलयू के पास आ जाता है तो यहाँ पर भी एएलयू क्या करता है, डेटा पर प्रोसेस करने के बाद सबसे पहले वो सीयू को इन्फॉर्म करता है। तो एएलयू जब मेमोरी के द्वारा निर्देश प्राप्त कर लेता है या डाटा को प्राप्त कर लेता है तो वो सबसे पहले सीयू को इन्फॉर्म करता है कि मेरे पास डाटा आ गया है, मुझे क्या करना है। ठीक है, तो उसके बाद सीयू उसको निर्देशित करता है कि जिस प्रकार के आपको निर्देश प्राप्त किए हैं आप उस प्रकार से यहाँ पर प्रोसेस करिए। एएलयू प्रोसेस करने के बाद सीयू को पुनः बताता है कि मेरे द्वारा जो भी प्रोसेस दी गई थी वो पूर्ण कर ली गई है, और पूर्ण करने के बाद मुझे डाटा को क्या करना है, मतलब और आगे कोई प्रोसेस है या उस डाटा को कहीं और भेजने का काम करना है। तो सीयू उसको पुनः निर्देश देता है कि डाटा को आपको मेमोरी में भेजना है या उस पर कोई नई कैलकुलेशन पूर्ण करनी है। तो जैसे ही एएलयू को सीयू द्वारा निर्देशित कर दिया जाता है तो एएलयू उस डाटा को वापस पुनः मेमोरी में भेज देता है। तो यहाँ पर पुनः वही प्रोसेस फिर से होती है। मेमोरी सीयू को बताती है कि मेरे पास रिजल्ट आ चुका है, अब मुझे उस पर क्या करना है। तो सीयू उसको फिर से निर्देश देता है कि या तो डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क पर स्टोर कर लिया जाए या फिर डाटा को आउटपुट डिवाइस के द्वारा रिजल्ट के रूप में प्राप्त कर लिया जाए। तो जब सीयू निर्देश देगा तो मेमोरी हमारे डाटा को आउटपुट डिवाइस पर भेज देती है। तो ये है हमारे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम जो उसकी वर्किंग प्रोसेस को समझाने का काम करता है। डाटा सबसे पहले इनपुट डिवाइस के द्वारा हमारे सीपीयू में मेमोरी में आता है। मेमोरी उस डाटा को चेक करने के लिए सीयू के पास इन्फॉर्म करती है। उसके बाद सीयू जब उस इंफॉर्मेशन को चेक करता है कि उस पर किस किस प्रकार की प्रोसेस की जानी है तो उसके अनुसार वो मेमोरी को निर्देशित करता है कि डाटा को एएलयू में भेजना है या सेकेंडरी स्टोरेज में भेजना है या आउटपुट डिवाइस पर भेजना है। तो जैसे ही अगर हमारे डाटा में किसी भी प्रकार का मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन होता है तो डाटा पुनः मेमोरी से हमारा एएलयू में आता है और एएलयू में उस प्रकार की प्रोसेस की जाती है। प्रोसेस करने के पश्चात सीयू पुनः एएलयू को निर्देशित करता है और डाटा फिर वापस मेमोरी में पहुंच जाता है। यहाँ मेमोरी में आने के बाद जब हम उस डाटा को आउटपुट डिवाइस में दिखाना चाहते हैं या सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना चाहते हैं, ये यूजर की इच्छा पर होता है। यदि वो चाहे तो स्टोर भी कर सकता है और चाहे तो आउटपुट डिवाइस में भी दिखा सकता है। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या होता है और मतलब कंप्यूटर की जो वर्किंग प्रोसेस है वो कैसे कार्य करती है। अब आगे बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। अब हम इन ब्लॉक डायग्राम को एक एक करके पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी डिवाइस होती है और किस किस प्रकार की डिवाइसेस होती हैं, क्या काम करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइस की।
तो इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिनका प्रयोग डेटा तथा इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू में इनपुट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, मेरे ख्याल से वो फॉन्ट जो है कन्वर्ट नहीं हो पाया। हमारे पास कुछ मेन इनपुट डिवाइस होती हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, एमआईसीआर, ओसीआर, ओएमआर, बीसीआर, लाइट पेन, वॉइस रिकॉग्निशन। तो ये सारी जो है वो हमारी साधारण रूप से एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती हैं जिनका प्रयोग हम सीपीयू के अंदर डेटा को भेजने के लिए, डेटा अंदर मतलब सीपीयू के अंदर एंटर करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे एक एक करके कि कौन कौन सी डिवाइस होती है। सबसे पहला नंबर आता है हमारे पास माउस। आई थिंक माउस, हाँ माउस ही है। सबसे पहला नंबर है माउस। तो माउस लगभग सभी लोगों ने देखा होगा किस तरह का होता है। माउस एक छोटी सी डिवाइस होती है जिस पर 3 बटन होती हैं। एक होती है लेफ्ट बटन, एक होती है राइट और एक होता है स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील के अंदर भी एक बटन पाई जाती है जिसके द्वारा हम ड्रैगिंग का कार्य ऑटोमेटिक रूप से कर सकते हैं। यानी कि जब कभी आप ब्राउजर चलाते हो, आप बीच वाली बटन दबा दे, उसके बाद आपको माउस को केवल हिलाना पड़ता है, तो क्या होता है कि जो वेबसाइट का पेज होता है वो ऑटोमेटिक अपने आप माउस के हिलाने पर ड्रैग करता है। तो यहाँ 3 बटन होती हैं, एक होती है लेफ्ट, एक होती है राइट और तीसरी होती है स्क्रॉल बटन। ठीक है, उसके बाद माउस क्या है? माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें 2 बटन होती हैं तथा एक स्क्रॉल व्हील होता है। मैंने भी बताया कि स्क्रॉल व्हील के नीचे भी एक बटन आने लगी है, पहले नहीं होती थी। ठीक है, तो माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस भी है और एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। पॉइंटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि स्क्रीन पर जो कर्सर होता है उसे हम माउस के द्वारा ही मूव कराते हैं, तो वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने का काम करता है। इसीलिए हम क्या है, माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस भी मानते हैं। उसके बाद अगला नंबर हमारा क्या है? माउस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। मैकेनिकल माउस जो पुराने जमाने में आते थे कुछ इस प्रकार के होते थे, तो उसमें नीचे एक बॉल लगी होती थी रबड़ की। जब हम बॉल को सरफेस पर मूव कराते थे तो उसी के अनुसार हमारा माउस पॉइंटर जो स्क्रीन पर होता था वो भी मूव करता था। जो ऑप्टिकल माउस है, तो इस समय प्रयोग होने वाले अधिकांश जो माउस है वो हमारे क्या है? ऑप्टिकल माउस है, जो लेजर टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक रेड कलर की लाइट नीचे की ओर आती है और उस लाइट को जब हम सरफेस पर मूव कराते हैं तो उसके अनुसार हमारा कर्सर स्क्रीन पर मूव करता है। तीसरा है वायरलेस माउस। वायरलेस का मतलब होता है ऐसे माउस जिन पर वायर का प्रयोग ना किया गया हो, मतलब जो वाईफाई या ब्लूटूथ इत्यादि टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे सीपीयू से जुड़ते हैं। तो ये है आपका माउस। माउस के बाद नंबर आता है हमारे पास कीबोर्ड। बिल्कुल नॉर्मल साधारण सी चीज होती है कि सबसे पहले हमारे सिस्टम में कीबोर्ड और माउस ये बहुत ही बेसिक सी इनपुट डिवाइस है जिनके बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। कीबोर्ड लगभग सभी लोगों ने देखा होगा, कुछ ऐसा होता है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या है? ये सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से हम टेक्स्ट, नंबर, सिंबल आदि को एंटर कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में लगभग यहाँ 105 लिखा हुआ है। स्टार्टिंग की मैं बात करता हूं, जब हमारे कीबोर्ड साधारणतः बनने शुरू हुए थे तो नॉर्मली 101 या 102 कीज होती थी, मतलब इससे कम नहीं होती थी, इतनी ही कीज होती थी। और कीबोर्ड की कीज को हमने 7 पार्ट्स में बांटा हुआ है। पहला होता है अल्फाबेट जिसमें A to Z होती है। आपने देखा होगा यहाँ पर ये जो 3 रो है इनमें हमारी अल्फाबेट कीज होती है A to Z। और मैंने बताया न्यूमेरिकल कीज हमारे पास यहाँ 2 तरफ पाई जाती है, एक होती है इस तरफ और एक हमारा ऊपर यहाँ पर दी होती है 1 2 3 4 करके, जिसपे स्पेशल कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं और यहाँ पर भी पाई जाती है साइड पे। और तीसरी हमारी फंक्शन की होती है F1 से F12 तक। कहां तक होती है? F1 से लेकर के F12 तक। फंक्शन कीज का प्रयोग कुछ विशेष प्रकार की कमांड्स को प्रत्येक एप्लीकेशन पर यूज करने के लिए किया जाता है। बेसिकली जैसे देखा जाए F1 की का प्रयोग हमेशा हेल्प कमांड के लिए किया जाता है। तो ये जो फंक्शन कीज होती है ये किसी न किसी कमांड को एसोसिएट करती है, मतलब किसी न किसी कमांड से रिलेटेड होती है। जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे और आप किसी एक फंक्शन की का प्रयोग करेंगे तो उससे संबंधित कमांड्स अपने आप रन कर जाती है। उसके बाद चौथा नंबर हमारा एरो की है। एरो की यहाँ पर दी गई है आपकी 1 2 3 4 4 प्रकार के एरो होते हैं। आप
राइट, लेफ्ट और डाउन, 4 प्रकार के एरो होते हैं। उसके बाद 5वां नंबर सिंबल की। सिंबल की मैंने बताया कि अल्फाबेट के अलावा कुछ और विशेष चिन्ह होते हैं, जैसे आपका @ हो गया, हैज हो गया, डॉलर हो गया, ये सारे क्या कहलाते हैं, स्पेशल या सिंबल कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो अल्फाबेट की के ऊपर की कीज होती है उस पर यहाँ पर ये सिंबल बने होते हैं। उसके बाद नंबर आता है स्पेशल कीज। स्पेशल कीज में यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पर होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, स्क्रॉल, ये सारी हमारी क्या है, स्पेशल कीज होती हैं। उसके बाद नंबर हमारा स्टिकी कीज। तो स्टिकी कीज का यूज किया जाता है, जैसे शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, ये सारी हमारी क्या कहलाती है, स्टिकी कीज कहलाती है, जिनके कॉम्बिनेशन के द्वारा हम शॉर्टकट्स का प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा कीबोर्ड। तो फिर से एक बार देखते हैं कीबोर्ड क्या है। सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली एक इनपुट डिवाइस है, जिसकी सहायता से हम टेक्स्ट, नंबर, सिंबल इत्यादि को सीपीयू में एंटर कर सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में लगभग या सामान्यतः 101, 102 और 105 कीज पाई जाती हैं। और जो हमारे वर्तमान में मल्टीमीडिया कीबोर्ड यूज किए जाते हैं, उनमें यहाँ ऊपर की तरफ कुछ स्पेशल बटन्स अलग से और पाई जाती हैं, जो विभिन्न एप्लीकेशन पर अलग अलग काम करने का काम करती है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर मीडिया प्लेयर की बटन होती है, अगर हम उसको कीबोर्ड से टच कर देते हैं तो क्या होता है कि स्वतः ही मीडिया प्लेयर वहां पर ओपन हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर वॉल्यूम को कम करना, ज्यादा करना, इन सभी की बटन्स भी दी गई होती है। ठीक है, तो ये हमारा है कीबोर्ड। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। अगला नंबर है हमारा स्कैनर। स्कैनर मेरे ख्याल से लगभग सभी लोगों ने देखा होगा। क्या होता है, कुछ इस प्रकार की डिवाइस होती है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, जो बुक होता है या बुक या पेपर को हम लोग रखते हैं और उसकी एक डिजिटल इमेज जो होती है वो हम कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं। तो परिभाषा भी ये कहती है, स्कैनर एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो इमेज, प्रिंटेड टेक्स्ट या हैंड राइटिंग को एनालाइज करता है और इसे डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करके सीपीयू में एंटर करने का कार्य करता है। मतलब जिस भी चीज की इमेज हमें अपने सीपीयू में स्टोर करानी हो तो उसे हम क्या कर सकते हैं, स्कैनर द्वारा स्कैन करते हैं। तो स्कैनर का काम होता है कि उस ऑब्जेक्ट की एक डिजिटल इमेज को सीपीयू में स्टोर करना। ठीक है, तो आप किसी भी फोटोकॉपी की दुकान में जाते हैं, आप बोलते हैं कि मेरी फोटो स्कैन करके मेरे फॉर्म में लगा दो, तो क्या करता है वो फोटो को स्कैनर पे रखता है और उस स्कैनर के द्वारा आपके जो भी फोटो है उसका एक डिजिटल फॉर्मेट तैयार करके सीपीयू में स्टोर कर लेता है। तो स्कैनर का काम होता है जो भी इमेज है या प्रिंटेड टेक्स्ट है या हैंड राइटिंग है उन्हें स्कैन करना और स्कैन करके डिजिटल इमेज के रूप में स्टोर कर लेना। अगला नंबर हमारा आता है ओएमआर। ओएमआर का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगर आप सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आप इनसे बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे कि इनका यूज क्या किया जाता है। जैसे स्टूडेंट आईडी नंबर होता है तो यहाँ पर हम लोग नंबर लिखते हैं और नीचे उन्हीं से संबंधित गोलों को काला करते हैं। तो इस जो ओएमआर शीट होती है, इनको रीड करने के लिए जो डिवाइस होती है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। कुछ इस प्रकार की डिवाइस होती है। इस डिवाइस का मेन काम होता है कि जो भी गोले होते हैं या जिस भी एक निर्धारित जगह पर हमने चिन्हित किया होता है कि यहाँ पर पेंसिल के चिन्ह या पेन के चिन्ह होते हैं, उन्हें रीड करना होता है। तो उन चिन्हों को रीड करने का काम ओएमआर के द्वारा किया जाता है। परिभाषा कहती है ऑप्टिकल मार्क रीडर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग ओएमआर शीट पर पेन या पेंसिल के निशान की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। और इसका सबसे ज्यादा उपयोग आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं वहां की आंसर शीट पर किया जाता है और हम उन आंसर शीट को ओएमआर डिवाइस के द्वारा ही जांचने का काम करते हैं। उसके बाद अगला नंबर हमारे क्या आता है, अगला नंबर होगा ओसीआर। ओसीआर का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, अब देखो कुछ कुछ ये स्कैनर जैसा दिख रहा है ना, कुछ कुछ तो स्कैनर जैसा दिख तो रहा है लेकिन इसका काम अलग है। ये क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मतलब ये केवल और केवल कैरेक्टर को रीड करता है। मतलब यदि आप स्कैनर में कोई बुक का सबसे ऊपर का पेज लगा देते हैं तो उस पूरे पेज को वो स्कैन करके डिजिटल इमेज बना लेगा। लेकिन ओसीआर का क्या काम है, ओसीआर उस पेज में दिए गए टेक्स्ट को, मतलब चाहे वो टेक्स्ट हमारा हैंड राइटेड हो, मतलब हैंड रिटन हो या प्रिंटेड हो, जो भी टेक्स्ट होगा केवल उसी को इनपुट करता है, मतलब इमेज को इनपुट नहीं करता है। जो ओसीआर होता है वो इनपुट डिवाइस है जो ऑप्टिकल स्कैनिंग तकनीक का प्रयोग करता है और अक्षरों तथा चिन्हों की पहचान कर डाटा को इनपुट करता है। मतलब
जिस भी पेज को आप इसके द्वारा स्कैन करेंगे तो वो केवल और केवल कैरेक्टर्स को ही इनपुट करता है, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर्स यानी कि सिंबल्स हो या वो आपके हाथ के लिखे हुए कोई भी अक्षर हो। तो ओसीआर का काम होता है केवल और केवल टेक्स्ट या हैंड रिटन टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए या इनपुट करने के लिए। अगला नंबर हमारा कहता है कि MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। तो आप लोगों ने चेक देखा होगा, मेरे ख्याल सभी लोगों ने देखा होगा। चेक में यहाँ पर कुछ विशेष नंबर्स पड़े होते हैं नीचे, जैसे लिखा हुआ है ना 02610, उसके बाद 110211। तो ये जो नंबर होते हैं ये स्पेशल इंक से लिखे जाते हैं। मतलब किससे लिखे जाते हैं? एक स्याही होती है, विशेष प्रकार की स्याही, जिसके द्वारा हम इन चेकों की ओरिजिनलिटी की पहचान करते हैं। तो कैसे पहचान करेंगे? ये जो स्याही होती है ये विशेष स्याही होती है जिस पर विशेष मैग्नेटिक कंटेंट जैसे आयरन ऑक्साइड के कण पाए जाते हैं। तो चेक को वैलिडेट किया जाता है कि भाई देखो होता क्या है, नॉर्मल चेक होता है, रंगीन पेपर होता है, कोई भी इसकी कॉपी बना सकता है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो सीरियल नंबर पड़े हुए हैं ये विशेष स्याही से बने होते हैं। मतलब जो नंबर है इनको लिखने के लिए विशेष स्याही का यूज किया जाता है। इसी के द्वारा ये पहचान होती है कि चेक हमारा क्या है, डुप्लीकेट नहीं है या चेक की कॉपी नहीं की गई है, और इससे रीड करने के बाद ही चेक को वैलिडेट किया जाता है कि चेक हमारा सही है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग MICR कोड को रीड करने के लिए किया जाता है, और यह कोड विशेष प्रकार की स्याही से लिखे जाते हैं जिसमें मैग्नेटिक कंटेंट जैसे आयरन ऑक्साइड के कण पाए जाते हैं। और सामान्यतः हम लोगों ने बैंकिंग चेक्स में इनका यूज देखा है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये नीचे जो नंबर लिखे गए हैं ये सब मैग्नेटिक इंक से लिखे गए हैं। इनको ही रीड करने के लिए हम लोग MICR नाम की डिवाइस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला नंबर आता है बारकोड रीडर यानी कि BCR। तो BCR तो आप सभी लोगों ने लगभग देखा होगा, ये होता है आपका बारकोड। जब भी आप कभी शॉपिंग मॉल वगैरह जाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये बना होता है, ठीक है। तो ये है क्या? तो ये कुछ स्पेशल सीरियल नंबर्स होते हैं जिनके द्वारा हम उस प्रोडक्ट की डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इसको रीड कैसे करते हो? यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा कि क्या लिखा हुआ है। तो इसको रीड करने के लिए हम लोग BCR डिवाइस का यूज करते हैं। BCR डिवाइस के इस प्रकार की डिवाइस आपने देखी होगी। अगर आप कभी भी पोस्ट ऑफिस गए होंगे, रजिस्ट्री कराने के लिए गए होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही एक स्लिप चिपका देते हैं, उसके बाद इसके द्वारा, इस डिवाइस के द्वारा उसको रीड करते हैं। तो लेजर की एक लाइट इस पर पड़ती है और इस BCR यानी कि इस बारकोड से जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है वो CPU के अंदर अपने आप इनपुट हो जाती है। इसकी परिभाषा भी क्या कहती है? BCR का प्रयोग बारकोड को रीड करने के लिए किया जाता है। यह कोड लगभग सभी प्रोडक्ट्स के पैकेट में पाया जाता है। इस कोड पर बारकोड रीडर लगाने पर या बारकोड रीडर का प्रयोग करने पर प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक बार में ही CPU में इनपुट हो जाती है। मतलब ये जो BCR डिवाइस होती है ये इन जो लाइंस दिख रही हैं आपको, जिन्हें हम लोग बार बोलते हैं, इन बारकोड से उस इंफॉर्मेशन को लेता है और CPU में एक बार में ही इनपुट कर देता है, ठीक है। ये भी क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। अगला नंबर हमारा आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक लगभग सभी लोगों ने देखा होगा, अगर छोटे में कभी गेम खेला होगा, टेकन खेला होगा। कुछ ऐसी गियर टाइप की एक डिवाइस होती है जिससे हम स्क्रीन के ऑब्जेक्ट्स को मूव कराने का काम करते हैं। मतलब टेकन अगर खेला होगा बचपन में किसी ने, तो क्या होता है ना कि उसमें जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई भी जो भी खिलाड़ी है उसको हमें आगे लेना है, पीछे लेना है, जंप कराना है, तो कुछ ऐसी ही जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। तो जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसका यूज गेम खेलने में, तो गेम खेलने में क्या करता है वो, जो भी ऑब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होता है उसको मूव कराने का काम करता है। उसके बाद अगला नंबर हमारा आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल बिल्कुल माउस की तरह काम करता है। देखो इसमें बॉल लगा हुआ है और चारों तरफ बटन्स भी दी हुई है। कुछ ये क्या है, माउस की तरह। जैसे मैंने आपको बताया था मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस में नीचे बॉल लगी होती थी, वो सरफेस पर घूमती थी। इसमें क्या होता है कि बॉल ऊपर लगी होती है। इस पर जब हम उंगलियां रखते हैं और उसको मूव कराते हैं तो उसी हिसाब से पॉइंटर स्क्रीन पर मूव करता है। तो सेम है, बिल्कुल माउस की तरह काम करता है। ये भी एक तरह क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है। उसके बाद अगला नंबर हमारा आता है लाइट पेन। क्या है, लाइट पेन। ये भी एक प्रकार की ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस है मतलब कि ये भी लेजर टेक्निक का प्रयोग करती है
और ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर होती है क्योंकि जब आप माउस से चित्र बनाते हैं या ड्राइंग वगैरह करते हैं तो आपको बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि माउस जब स्क्रीन पर चलता है तो वो ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाता है। तो ये आपको फ्री हैंड ड्राइंग का ऑप्शन देती है। क्या देती है? फ्री हैंड ड्राइंग का ऑप्शन देती है। और जो भी आप मेनू को ओपन करना चाहते हैं या किसी ऑप्शन पर क्लिक करना चाहते हैं तो वो सारे कार्य भी आप इस लाइट पेन के द्वारा यूज कर सकते हैं। तो लाइट पेन को यूएसबी के द्वारा हम सीपीयू से कनेक्ट करते हैं और उसको फिर हम स्क्रीन पर डायरेक्ट टच करके या डायरेक्ट क्लिक करके यूज कर सकते हैं। तो इतनी थी हमारी जो भी इनपुट डिवाइस थी, और बाकी आपको आउटपुट डिवाइस के लिए वीडियो कल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।